आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम भूगोल विषय के अध्याय 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने प्रमुख 2 वीडियो में हमने पिछले चर्चा की थी। किस प्रकार वर्णों को जैसे मानव अत्यधिक मात्रा काटा जा रहा है, जिसके द्वारा अत्यधिक हमें अनेक प्रकार के लोग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार सरकार के द्वारा वर्णों को संरक्षण दिया गया, जिसमें हमने चर्चा की थी, जिसमें संरक्षण के द्वारा रक्षित विषय से संबंधित चर्चा की थी, ठीक है, जिसमें हमने प्रमुख रूप से इसके बारे में देखा था। अब आगे हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कैसे सरकार के द्वारा वर्णों को संरक्षण दिया गया, ठीक है, किस प्रकार कौन से जीवों की प्रजातियों को विशेष रूप से, ठीक है, उनके लिए क्या सरकार प्रयास किया गया है। यदि उनको प्रयास नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। इसलिए सरकार के द्वारा समय पर उन पर, ठीक है, संरक्षण देना आवश्यक था। तो हम इसी वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत में वन और जीवन का संरक्षण, किस प्रकार वनों और जीवों का संरक्षण किया गया भारत में, जिसमें हमने प्रमुख रूप से बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रकृति का तेज गति से ह्रास होना, किस प्रकार मानव अपने लालची प्रवृत्ति का होने के कारण वो प्रकृति का अत्यधिक उपयोग कर रहा है। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि मानव, अपन देखते हैं कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़े उतनी ही मानव तीव्र गति से पर्यावरण का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मानव प्रकृति पर अनेक रूप से निर्भर है, जिसमें अपन रूप से देखा जाता है कि मानव यदि अपन देखा जाता है कृषि करता है तो कृषि के लिए उसे भूमि पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि देखा जाता है कि मानव को जल है तो उसको अपन पेयजल के उपयोग में करना पड़ता है। तो इस प्रकार मानव जिस प्रकार वनों से निर्भर करने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इस प्रकार मानव निर्भर करता है, जो अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है, जिसका वनों का अधिक मात्रा में काट है और कृषि अधिक मात्रा में कर रहा है, और इस प्रकार पानी को अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना। तो हमें समय रहते हुए उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो इस प्रकार मानव द्वारा संरक्षण का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक भूमि का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, वो भूमि बंजर या मरुस्थलीय भूमि के रूप में परिवर्तन ना हो, ठीक है। इस प्रकार भूमि पर अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का उपयोग ना हो, इसलिए वो संरक्षण करने का प्रयास करता रहता है। उसके बाद चर्चा करेंगे। फिर बाद में देखते हैं कि सरकार के द्वारा, जिसमें हमको प्रमुख रूप से देखा जाता है कि सरकार के द्वारा किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण किया गया था। सरकार के द्वारा देखा जाता है पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, तो सरकार इसमें प्रयास कर रही है, ठीक है, जिसको देखा जाता है सन 1960 से लेकर 1970 के दौरान, 1960 से लेकर 1970 के दौरान सरकार के द्वारा प्रयास शुरू होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ताकि किसी प्रकार को अधिक मात्रा में, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, समय रहते हुए, ठीक है, समय पर कानून निर्माण किया जाए। इसके लिए सरकार ने कानून निर्माण करती है, जिसमें हम प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं कानून के बारे में, जिसका नाम आता है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम इस प्रकार सरकार के द्वारा सन 1952 में इस कानून का निर्माण किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है सरकार के द्वारा, सर्वप्रथम इस प्रकार प्रयास होता है। फिर देखते हैं कि सरकार इस कानून के तहत कौन कौन से ऐसे नियम बनाती है, उसके बाद चर्चा करते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से देखते हैं कि रक्षित जातियों की सूची बनाना। रक्षित जातियां कौन सी, ऐसी जातियां प्रजातियां जिसे अपन कह सकते हैं, जिसमें जीवों की और वनस्पतियों की जो धीरे धीरे संकटग्रस्त हैं, उनका क्या करना है, एक तो चयन करना, उसकी सूची बनाना, पहला कार्य है। दूसरा कार्य यह है कि शिकार को प्रतिबंध लगाना। दूसरा कार्य क्या है, जीवों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कार्य क्या करना है, जो मानव इस प्रकार अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं, ठीक है, जो ऐसे परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को रोकना, ठीक है, उस पर दूसरा कार्य शिकार को प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में आगे कार्य
वन्य जीवों के आवासों को संरक्षण दिया जाए। मतलब ये है कि अधिक से अधिक वन्य जीवों के आवास उपलब्ध कराए जाए ताकि वन्य जीव किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन ना करें, जिसके कारण उनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उनके आवास उपलब्ध कराया जाए अधिक से अधिक, तो सरकार ऐसा प्रयास करती है। फिर बाद में जंगली जीवों पर व्यापार पर रोक लगा दी जाए। मतलब जो जंगली जीव हैं जिसके कारण जो आदिवासी लोग जो जीवों को मारकर दूसरों को बेचते हैं और साथ ही व्यापार करते हैं, ऐसे लोग दूर से भी लोग वहां से आते हैं और जंगलों में इस प्रकार जीवों को मारते हैं और व्यापार करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऐसे बाघ के जिससे आप कहते हैं खाल को बेचा जाता है। ऐसे अनेक जीवों के हड्डियों को ठीक है बेचने का कार्य किया जाए, जैसे हाथी के दांत है, ऐसे अनेक व्यापार किया जाए। इस व्यापार पर क्या किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जीवों की रक्षा हो सकती है। फिर बाद में देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय अभ्यारण्य का निर्माण किया गया, जिसमें अपन देखते बाद में अनेक राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसमें हम राजस्थान में रूप से ऐसा देखा जाता था, पहले 2 थे, अब वर्तमान में 4 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस प्रकार भारत स्तर पर भी अनेक राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रत्येक राज्य में ऐसे केंद्र सरकार के द्वारा वहां के जीवों को संरक्षण देने के लिए, ठीक, इसको रक्षा करने के लिए ठीक इस प्रकार के अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसका पूरा रखरखाव का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है उन जीवों की रक्षा के लिए। फिर बात देखते हैं राज्य सरकार क्या प्रयास करती है, तो राज्य सरकार इसके तहत अभ्यारण्यों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अभ्यारण्य। तो राज्य सरकार भी प्रत्येक जिलों में इस प्रकार से जीवों की रक्षा के लिए अभ्यारण्य स्थापित करती है ताकि जीवों को किसी प्रकार से ठीक है कोई नुकसान ना पहुंचे, उनकी जातें धीरे धीरे विलुप्त न हो। वहां पर इस प्रकार से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वहां पर किसी को आने जाने पर रोक लगा दी जाती है, ऐसे क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं इस प्रकार से। अब आते हैं देखते हैं जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए विशेष संरक्षण, मतलब ऐसे जंगली जानवरों के लिए सरकार के द्वारा विशेष संरक्षण दिए जाते हैं। ऐसे जंगली जीव जो धीरे धीरे बिल्कुल संकट में होते जा रहे हैं, उनको समय पर रहते हुए यदि संरक्षण नहीं दिया गया तो विलुप्त हो जाएंगे। ऐसी जातियों को सरकार के द्वारा चयन किया गया, जिसमें प्रमुख जाति है जिसे अपन कहते हैं बाघ है, चीता है, हाथी है, अपन देखते हैं हिरण है, जिसे अपन कहते हैं काला हिरण, ठीक है, काला हिरण है, ठीक। ऐसे एक सींग वाला गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा है, जंगली गद्दा है, ठीक। ऐसे प्रमुख जातियों का चयन किया गया सरकार के द्वारा ताकि उनकी रक्षा की जा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजनाएं संचालित की जाती है, जिसके कारण बाघों की सुरक्षा की जाए। विश्व में अपन देखा जाता है बाघों का संरक्षण स्तर, ठीक है, सिर्फ भारत और नेपाल ही विश्व की दुनिया के देशों में ऐसा माना जाता है कि 2/4 अपन कहा जाता है 2/4 यहाँ सिर्फ भारत में ही इसका संरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी दुनिया में इस प्रकार बाघ की प्रजातियां कमी देखने को मिलती है, जो भारत में और नेपाल में ही प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, और साथ ही पश्चिम बांग्लादेश में भी इस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। जिसका अपन देखा जाता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी संख्या लगभग थी हमारे कितने 55,000, कितनी थी भारत में 55,000 बाघ की प्रजातियां थी, हमारी संख्या इतनी थी। लेकिन फिर बाद में आते हम देखते वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ जाती है, कितनी रह जाती है 1887। जो अपन देखते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ में 55,000 थी, अब वो कितनी रह जाती है, जो अपन 21वीं शताब्दी के शुरुआत में देखते हैं तो 1827 रह गई। तो इस प्रकार देखने को मिलता है बाघों का धीरे धीरे संख्या घट रही है। फिर भारत और नेपाल में ही बाघों का प्रमुख रूप से आवास है, जो अभी मैंने बताया कितने 2/4 आवासों का संरक्षण कहां से भारत और नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसकी शुरुआत बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब होती है 1973 में,
कब होती है? बाघों को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास होता है, वो कब होता है? सन 1973 इसकी शुरुआत होती है। फिर बाद में इनका उद्देश्य क्या है? बाघ प्रेमी में मुख्य उद्देश्य ये है कि बाघों को संरक्षण देना, मतलब बाघों की सुरक्षा करना, उसके स्थान की सुरक्षा करना, उनके आवास की सुरक्षा, नष्ट हो ना हो, उनकी सुरक्षा देने का कार्य। इसके साथ ही साथ बाघ के अलावा अन्य जीवों की भी रक्षा की जाती है, अन्य जीवों को भी संरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ विशेष बाघों को ही संरक्षण दिया, बाघ के अलावा अनेक जीव जंतु है जो उनके आसपास रहते हैं, उनको भी संरक्षण दिया जाए। तो ऐसा प्रयास किया जाता है इस बाघ परियोजना के द्वारा। भारत में बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी संचालित है, कहां पर कौन से राज्य में विशेष प्रयास किया जाता है बाघों के संरक्षण के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से देखते हैं उत्तराखंड में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में, जिसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जहां विशेष रूप से वहां पर अभ्यारण्य जिसमें बाघों को संरक्षण दिया जाता है। फिर बाद में पश्चिम बंगाल राज्य में कौन से? सुंदरवन। कौन से? सुंदरवनों में इस प्रकार से बाघों को संरक्षण दिया जाता है। साथ ही सुंदरवनों में एक सींग वाला गेंडा की विशेष प्रजाति पाई जाती है जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और असम में देखा जाता है कि असम में कौन सा है? मानस बाघ रिजर्व सेंटर है जहां पर बाघों को संरक्षण दिया जाता है। इसी के अलावा केरल राज्य में जिसमें पेरियार बाघ परियोजना, कौन सी है? पेरियार बाघ परियोजना, जो कौन से राज्य में? केरल राज्य। इसके अलावा हमारे राजस्थान में भी सरिस्का अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघों को संरक्षण दिया जाता है। राजस्थान में कहां पर? सरिस्का अभ्यारण्य में विशेष रूप से बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाता है समय समय रहते हुए, ठीक है, इसके साथ ही हम देखा जाता है कि सरकार के द्वारा और प्रयास किए जाते हैं। शुरुआत में बाघों को संरक्षण के लेकर, फिर बाद में धीरे धीरे और अनेक प्रजातियों को भी साथ में जोड़ा जाता है, जिसमें और जीवों जैसे संकट में उनको भी ठीक है संरक्षण दिया जाए। जिसमें आपको देखा जाता है सन 1980 से लेकर 1986 के मध्य, 1980 से लेकर 1986 के मध्य ऐसे अनेक छोटे छोटे जीवों की प्रजातियों को भी संरक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रमुख जीवों में जिसमें सैकड़ों तितलियों की प्रजातियों को भी संरक्षण दिया गया, और साथ ही पतंगों, ठीक है, उनको भी संरक्षण दिया गया, साथ ही भृंगों को भी संरक्षण दिया गया। ये प्रमुख रूप से अनेक छोटे छोटे जीवों की प्रजाति हैं, उनको भी संरक्षण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 1980 से 86 के मध्य विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिसमें 1980 के अधिनियम के तहत जीवों के अधिनियम बनाया गया कानून विशेष रूप से 1980 में, और 1986 तक विशेष इस प्रकार अनेक जीवों को शामिल किया जाता है। फिर बाद में 1991 में ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम वनों को रक्षा के लिए सरकार के द्वारा विशेष रूप से विशेष जात मतलब प्रजातियों का चयन किया गया है, पेड़ों का चयन किया गया। कौन से पेड़ों का? विशेष रूप से इसकी शुरुआत होती है सन 1991 में, जब 6 पौधों को, कितने पेड़ पौधों को? 6 पेड़ पौधों की, ठीक है, शामिल किया जाता है इसमें, जिससे विशेष सरकार के द्वारा सुरक्षा की जाती है, जिससे 6 प्रजातियों के पौधों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार इसमें देखा संरक्षण के वन्य और वन्य जीव संसाधनों में हम देखते हैं कि किस प्रकार पर देखा जाता है कि भारत में वनों को सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। आज हम देखते हैं वनों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से भारत सरकार प्रयास करती है। भारत सरकार के अधीन एक विभाग है वन विभाग पेड़ पौधों को संरक्षण देने का कार्य करता है, और वनों को अलग अलग प्रकार में बांट कर उसको संरक्षण देता है, उनकी सुरक्षा करता है। जिसमें हम प्रमुख से 3 प्रकार के आधार पर, कितने प्रकार के आधार पर? 3 प्रकार के आधार पर, जिसमें देखते प्रमुख से आरक्षित वन कौन से? जिसमें आरक्षित वन अधिकांश देखा जाता है भारत में आधे से अधिक वन कौन से हैं? आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है इन वनों को अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, उपयोग किया जाता है, जिसकी लकड़ी मूल्यवान है, अधिक मूल्यवान है वन की, जिसमें मानव अधिक से अधिक उपयोग करता है। तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के द्वारा इन वनों को आरक्षित कर दिया गया, जिसमें किसी प्रकार का वहां पेड़ पौधों को काटा नहीं जा सकता। दूसरा आता है रक्षित वन, इसकी भी सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई, जिसमें ऐसा माना
जाता है भारत में 1/3 भाग पर, भारत के 1/3 भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसकी भी सरकार द्वारा सुरक्षा की जाती है। तीसरा आता है हकीकत वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश ये बंजर भूमि वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अपन देखा जाता है जिसका उपयोग चारागाह के उपयोग में होता है, मानव के द्वारा उपयोग लिया जाता है मात्रा में। तो वहां पर इस प्रकार की सुरक्षा निश्चित की गई कि यदि अधिक मात्रा चारागाह पशुओं को चलाया गया तो ये समाप्त हो सकते हैं। इसको भी सुरक्षा सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है, सुरक्षा की गई है कि इसको सीमित मात्रा में इसका उपयोग हो। अब देखते हैं स्थायी वन। स्थायी वन कौन से होते हैं? स्थायी वन आरक्षित वन व जो रक्षित वन है, आरक्षित वन व रक्षित वन, ये वन स्थायी वनों की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? स्थायी वनों की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्थायी वन कौन से राज्य में है? वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में? ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक, ठीक है, स्थायी वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन से राज्य पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि इस प्रदेश का 75% भाग, 75% वन वो कैसे है? स्थायी वन। मतलब उनके 100 में से यदि उस राज्य का देखा जाता है 100 में से 75% वन कैसे बने? स्थायी वनों की श्रेणी में आते हैं। 75% वन। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा स्थायी वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा अन्य राज्य भी हैं जिसे हम प्रमुख रूप से देखते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख राज्यों में इस प्रकार के वन, स्थायी वन अधिक देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर हम देखें अभिकृत वन। अभिकृत वन प्रमुख रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में, पूर्वीतर अपन कहें राज्यों में ये पाए जाते हैं। कौन से? अभिकृत वन, जिसमें विशेष रूप से पश्चिमी पूर्व राज्यों के अलावा गुजरात में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से? अभिकृत वन। तो हमारे राजस्थान में भी इसके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं जो प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के अभिकृत वन पाए जाते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं जिसमें देखा जाता है, अब ये तो था इसके बाद प्रकार के बारे में चर्चा की। अब अपन चर्चा करते हैं समुदाय और वन संरक्षण। कुछ ऐसे लोग समूह होते हैं जो सरकार के अलावा भी ऐसे स्थानीय लोग उनकी सुरक्षा करने का भी कार्य करते हैं, जो विशेष रूप से पर्यावरण की रक्षा में अपना जीवन पूरा लगा देते हैं। ऐसे जातियां भी हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक रूप से व्यक्ति भी इन पर्यावरण की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। अब आइए उन समुदाय के बारे में हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार से ऐसे प्रयास किए गए। तो सरकार के द्वारा उन लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य भी शुरुआत करते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा खनन पर प्रतिबंध। मतलब वनों की रक्षा के लिए स्थानीय लोग जो अपने गांव के अंतर्गत जहां अत्यधिक मात्रा में जहां पर खनन का कार्य चल रहा है, जहां पर से पेड़ पौधों को काट कर वहां पर चट्टानों को निकालने के लिए कार्य करते हैं, खनन निकालने का कार्य करते हैं, तब गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा विशेष जोर देकर प्रयास करके उन खनन को रोकने का प्रयास किया जाता है, ताकि किसी प्रकार के वहां के पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचे और वनों की वहां कटाई न हो। इस प्रकार गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा विशेष रूप से प्रयास किया जाता है ताकि वनों की रक्षा हो सके और खनन मात्रा मात्रा न निकाला जाए। ऐसे स्थानीय लोगों के द्वारा भी प्रयास होता है। फिर बात देखते हैं अलवर में 5 गांवों के द्वारा, मतलब अलवर के प्रमुख रूप से 5 ऐसे गांव हैं जो गांव के द्वारा विशेष रूप से ठीक है इस भूमिका घोषित करती है ताकि वहां किसी प्रकार के कोई वनों को वहां से काट न सकते। ऐसे उन्होंने भूमि तय की, लगभग कितने 1200 हेक्टर भूमि
वहां के गांव के लोगों ने, कितने गांव के लोगों ने, 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि, ठीक, उसको सुरक्षित कर दिया वन के लिए। वहां पर किसी प्रकार के न खनन होगा, वहां किसी प्रकार के पेड़ पौधों को काटा नहीं जाएगा। इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया गया गांव के लोगों के द्वारा, विशेष 5 गांव के कौन से जिले में, अलग-अलग। उस भूभाग को क्या घोषित कर दिया गया, सोचुरी, क्या घोषित कर दिया गया, सोचुरी घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं इसके अलावा विष्णु समाज के लोग, विष्णु समाज के लोग भी इस प्रकार से अपना पूरा जीवन इसके पर्यावरण की रक्षा में लगा देते हैं। ऐसा माना जाता है जहां विष्णु समाज के लोग रहते हैं उनके आसपास जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे अपन देखते हैं जीवों में प्रमुख रूप से विष्णु समाज के, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हिरण, खरगोश, हिरण, खरगोश और ऐसे अनेक और भी जीव हैं जिसमें प्रमुख रूप से मोर, ठीक है, ऐसे जीव जो विष्णु समुदाय के घरों के आसपास समूह में इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जीवों को पता है ये लोग हमारा शिकार नहीं करते। और इस विष्णु समाज के गांव के आसपास कोई भी लोग वहां किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते, जिस पर जीव आराम से वहां पर विचलित करते रहते हैं। तो इस प्रकार को वहां पर प्रतिबंध लगाया जाता है विशेष रूप से समाज के लोगों के द्वारा, और वो अपने जीवों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। जिसमें हमने प्रमुख रूप से अपन देखते हैं किस प्रकार खेजड़ी के बलिदान के लिए वहां के विष्णु समाज के लोगों ने, कितने लोगों ने बलिदान दिए थे, जो अलग माना जाता है 300 से अधिक लोगों ने वहां बलिदान दिए। तो इस प्रकार पर्यावरण प्रेमी के रूप से जाने जाते हैं विष्णु समाज। आज हम देखते हैं कि भारत में एक ही समूह है, जाति है, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयास करती है, वो है विष्णु समाज के बारे में। जिसमें अपन इसके अलावा चिपको आंदोलन, जो हिमालय क्षेत्र में वहां पर अत्यधिक मात्रा में ठेकेदारों के द्वारा वनों की कटाई के लिए, वनों का अत्यधिक मात्रा काटा जा रहा था, तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं। लोग पेड़ों की रक्षा करने के लिए चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार ये आंदोलन करते हैं, जिसे कहते हैं चिपको आंदोलन। इस प्रकार से अनेक ऐसे आंदोलन है, अपीको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, जो पेड़ों की रक्षा के लिए लोग अपना जीव बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से फिर बाद में देखते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से, सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों का सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रक्षा का कार्य की शुरुआत होती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, जिसमें स्थानीय लोगों के और सरकार के द्वारा विशेष दोनों के प्रयासों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जाती है, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम के तहत होती है सन 1981 में। सन 1981 में भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम राज्य है, इसका नाम आता है अपन के प्रमुख रूप से उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य, तो इस प्रकार उड़ीसा राज्य सर्वप्रथम इसके लिए प्रयास में आता है, जिसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें स्थानीय लोगों और वहां की राज्य सरकार दोनों मिलकर, ठीक है, पेड़ों की रक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करती है। और अनेक राज्य है, ठीक है, जिसमें शुरुआत सबसे पहले होती है, तो कौन सा राज्य से होती है, उड़ीसा राज्य से होती है।